हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओसिलेशंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस क्वेश्चंस किस एग्जाम के लिए? सिर्फ और सिर्फ नेवी एयरफोर्स के लिए। देखिए, आप मेरी बात समझिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है। आप नेवी की तैयारी करें तो कुछ अलग पैटर्न है उसका, आप एयरफोर्स की तैयारी करें बिल्कुल अलग पैटर्न है, आप एनडीए की तैयारी करेंगे तो उसमें तो मतलब कि चैप्टर ही अलग है, सेलेक्टेड चैप्टर आएंगे, जैसे कि ऑप्टिक्स वगैरह से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे। तो आप जेई की तैयारी करेंगे उसमें अलग लेवल है, देखिए उसमें बिल्कुल अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उसका एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताऊं, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो एग्जाम्स का क्वेश्चंस का पैटर्न है वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे थ्योरी के क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। कभी भी आपको कैलकुलेशंस के अंदर उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे और इनकी मेन कोशिश ये रहती है कि एंटायर सिलेबस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। ये बात समझ में आई? अब ओसिलेशन चैप्टर है, इसके कुछ लगभग 15-20 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इन क्वेश्चंस को करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम इज। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिश्ता बताइए। अब रिश्ता तो भाई कोई भाई बहन तो है नहीं, तो रिश्ता कैसे बताएंगे? जब आपको फॉर्मूला याद होगा, तो फॉर्मूला याद होगा तभी आप रिश्ता बता सकते हैं इनके बीच का। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे करवाया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ वाई के, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो जो बी ऑप्शन हमारे पास था ये करेक्ट। अब ये देखिए, फॉर्मूला क्यों याद करवाया? कैलकुलेशंस तो नहीं कराएंगे, फिर फॉर्मूला क्यों याद करें गुरुजी? बेटा जी, फॉर्मूला इस वजह से याद करिए क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस का जवाब देना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एसएचएम एट मैक्सिमम स्पीड इज। मैक्सिमम स्पीड पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या रहेगी? तो भैया एक्सेलरेशन की वैल्यू, देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा। जो इस टाइप का अगर मोशन है तो इस मोशन में देखिए जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल है। मैक्सिमम अगर डिस्प्लेसमेंट है तो आप यहाँ पे y की वैल्यू a पुट करेंगे जो कि मैक्सिमम है। देखिए इस फॉर्मूला के अंदर जो वेरिएबल हमारे पास है वो है y, और y अगर आपने मैक्सिमम पुट कर दिया तो एंटायर जो वैल्यू y वो वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम। यानी कि जो सी ऑप्शन आपके पास है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एट मीन पोजीशन इज। मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद हो या फिर जो कंसेप्ट लास्ट वीडियो में समझाए थे वो कंसेप्ट याद हो। जिन जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ बाय रिक्वेस्ट आप वो वीडियो देखिएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है ओमेगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस में वाई स्केयर। यहाँ पर ए स्केयर एम्पलीट्यूड है, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब मीन पोजीशन की बात करती, मीन पोजीशन पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो, वाई की वैल्यू मीन पोजीशन पे जीरो, और ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूला में पुट करी तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ए ओमेगा, वेलोसिटी आ गई ए ओमेगा। अब ये कैसे पता करें कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो भैया आप एक बार इसमें y की वैल्यू मैक्सिमम पुट करके देख लो। मिनिमम 0 y की वैल्यू हो सकती है, वो हमने पुट कर दी। एक बार मैक्सिमम वैल्यू a पुट करके देखो इसकी। जब आप इसकी वैल्यू मैक्सिमम पुट करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास क्या आएगी? 0। तो दो केस है, ये मैक्सिमम का केस है, ये मिनिमम का। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या है? मैक्सिमम। तो हमारा सी ऑप्शन ये राइट ऑप्शन है, ठीक है।
ये मैक्सिमम का केस बड़े अच्छे से समझाया गया था लास्ट वीडियो में, जरूर देखिएगा उसको। फोर्थ क्वेश्चन पे ये, द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इन एसएचएम। एसएचएम में मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? भैया एसएचएम में नहीं, किसी भी चीज़ में मीन पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से एनर्जी, इसको आप mgh से डिनोट करते हैं। अब मीन पोजीशन पे h की वैल्यू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइएगा, द काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाई k इज इक्वल टू k नोट कोस स्क्वायर ओमेगा t। ये इक्वेशन दे दी मोशन की, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए एक बात समझिएगा, अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता हूँ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे जो a होता है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस चीज़ की इक्वेशन थी वो चीज़ यहाँ पे मैक्सिमम होती है। हमारे पास इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ के नोट जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा? पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात समझिए, जब मैं आपको एक समझा देता हूँ ये चीज़, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज होती है, यानी कि जिस टाइम पे ये इंक्रीज होता है उस टाइम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है। इसका उल्टा भी ट्रू है, जिस टाइम ये डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपके हाथ में कोई बॉल है, आपने 5 फीट ऊपर बॉल को रखा हुआ है रेस्ट पे, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस टाइम पे mgh के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप उस बॉल को ड्रॉप कर देते हैं तो वो बॉल नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आएगी, और जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ mv² के इक्वल। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन उसका हाइट कम होगा, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है। इस केस के अंदर काइनेटिक मैक्सिमम के नोट और पोटेंशियल जीरो, ठीक। तो हमारे पास टोटल एनर्जी इस केस की हमने निकाल ली के नोट के इक्वल। अब हमने बतानी थी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के ही इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? के नोट। जो बी ऑप्शन था ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी ट्वाइस इफ इफेक्टिव लेंथ बिकम। इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाए कि उसका टाइम पीरियड 2 गुना हो जाए। तो देखिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 2π√L/g। लेंथ को कितने गुना कर दे कि रूट से बाहर 2 आए, तो लेंथ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो रूट के बाहर कितना आएगा? 2। तो भैया याद रखिएगा, अगर आप इफेक्टिव लेंथ को 4 टाइम्स कर देते हैं तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, ट्वाइस। 7th क्वेश्चन पे आइए, इफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन फ्रीक्वेंसी विल। अगर आप उसकी लेंथ को 4 गुना इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहले तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t के इक्वल है, यानी कि 1/ टाइम पीरियड के। और लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि जो टाइम पीरियड है अगर लेंथ को 4 टाइम्स करते हैं तो जो टाइम पीरियड है वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड अगर ट्वाइस हो गया तो टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी f डैश वो y की 1/2t, ये 1/t पुरानी फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो f डैश हमारे पास हो गया 2f के इक्वल, 1/2f के इक्वल। यानी कि अगर आप लेंथ 4 गुना इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाफ हो जाएगी, ठीक है।
8th क्वेश्चन पे आइए। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम टॉप ऑफ कार इज टी। इफ कार स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन ए देन टाइम पीरियड विल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था 2019 में, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अगर एक टी टाइम पीरियड का पेंडुलम कार की छत से लटका हुआ है और कार को आप ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर देते हैं मोशन के अंदर, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए टाइम पीरियड का जो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, लेकिन अगर कार मोशन में है तो ये जी ना रह करके ए और इसके अंदर ऐड होगा। टोटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन आएगा g प्लस में ए, यानी कि डिवाइड के अंदर जो वैल्यू थी वो इंक्रीज होगी, और डिवाइड की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है ना। अगर आप कार को ए एक्सेलरेशन से मोशन के अंदर लेकर के आते हैं तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे चलिए। द ग्राफ बिटवीन इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड टी स्केयर, यानी कि टाइम पीरियड के स्केयर के बीच में क्या है। तो देखिए टाइम पीरियड है √L के प्रोपोर्शनल होता है, रूट लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों तरफ आपने स्केयर कर दिया तो टी स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये ग्राफ है। अगर इस तरफ टी स्क्वायर को मैनेज करें, इस तरफ लेंथ को, तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनफाइनाइट एट पोल्स, या मोर एट इक्वेटर लेस दैट पोल्स, सेम एट बोथ पॉइंट्स, मोर एट पोल देन इक्वेटर। इनमें से कौन सा सही है, यानी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात समझिए, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें से जी पे सारा खेल डिपेंड है। ठीक है ना, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहीं पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो पोल्स पे ये बात आप समझिए, पोल्स पे जो है ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू इक्वेटर। ये चीज़ पहले भी समझा चुके हैं, एक बार वापस समझिए। ये देखिए अर्थ कुछ इस शेप की है, यानी कि सेंटर से जो इक्वेटर का सरफेस है यहाँ पर जब आते हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है, लेकिन पोल्स पे जाने के लिए डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होता है, और इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है। इनमें से किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 नहीं होता। 9.8 हमारे पास ओवरऑल एवरेज वैल्यू है एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो देखिएगा पोल्स पे जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो ज़्यादा, इसका मतलब टाइम पीरियड पोल का ये आएगा, इक्वेटर के लिए ये टाइम पीरियड आएगा। लेकिन अगर पोल्स पे देखिए टाइम पीरियड, देखिए पोल पे अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो ओवरऑल टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए 1 मिनट रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करिए। अगर ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे ज़्यादा है, ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, ग्रेविटी इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो टाइम पीरियड पोल्स पे आएगा वो लेस देन टाइम पीरियड देन इक्वेटर। इसका ये करेक्ट करिएगा कि टाइम पीरियड ऑन पोल इज लेस देन दैट ऑफ इक्वेटर। ये ठीक है, तो इसका जो हमारे पास है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द बोब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज फिल्ड विद मर्क्यूरी। आपने सिंपल पेंडुलम का जो बोब है उसको मर्क्यूरी से फिल कर रखा है। अगर आप आधा मर्क्यूरी उसमें से बाहर निकाल लें तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश कीजिए। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है 2π√L/g। यहाँ पर L जो है इफेक्टिव लेंथ होता है। इफेक्टिव लेंथ माने सेंटर ऑफ मास से पूरा डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर आप इसको आधा खाली कर देंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास, देखिए शुरुआत में 2 गोले बना दिए, ये फुल्ली फिल्ड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है। लेकिन अगर आप इसको हाफ फिल कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास इसका नीचे की तरफ खिसक जाएगा। नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास खिसक गया
इसका मतलब है जो लेंथ है इसकी टोटल ओवरऑल लेंथ, ये लेंथ इंक्रीज हो गई। अब लेंथ इंक्रीज तो टाइम पीरियड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है ए ऑप्शन हमारे पास है राइट ऑप्शन है। 12th क्वेश्चन पे आइए, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज, तो याद रखिएगा डायरेक्ट रेजोनेंस की कंडीशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंड रेडियो इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। रेडियो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस पे बेस्ड हमारे पास है। डायरेक्ट याद रखने थे दोनों क्वेश्चन, तो इसमें कुछ समझाने का खास नहीं था, इसलिए इनको डायरेक्ट याद रखिए। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्व्ड क्या है, कंजर्व्ड की वजह यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कीजिए कांस्टेंट, विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एक बार इंक्रीज होगा वापस से डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, यानी कि चेंजिंग है, कांस्टेंट नहीं है। तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब बात आई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, ये दोनों भी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं, कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब जो है बी ऑप्शन हमारे पास रिमेनिंग है टाइम पीरियड, तो जो बी है ये हमारे पास आपका राइट आंसर है। अब देखिएगा इस चैप्टर से कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बातें क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 71% ऑफ एम्पलीट्यूड। डायरेक्ट याद रखिए, यानी कि अगर 50% हमारे पास टोटल एनर्जी का काइनेटिक के अंदर है और बाकी का 50% पोटेंशियल के अंदर है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 71% का। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेकंड है फेज डिफरेंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन हैं डायरेक्ट याद रखिएगा। और लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड टी इज प्लेस्ड इन इट। एक टी टाइम पीरियड हमने उसमें के अंदर प्लेस करा है। व्हेन लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग देन टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखिए जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी ए एक्सेलरेशन के साथ और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है जी, तो इस वजह से ए को हम नेगेटिव का लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक साइन को नेगेटिव चूज करना पड़ेगा। हमने ए को नेगेटिव चूज कर लिया, तो टाइम पीरियड में जी की जगह अब आएगा 2π√L अपॉन जी माइनस ए, यानी कि ये वैल्यू डिक्रीज हो गई और ये वैल्यू जैसे ही डिक्रीज होगी डिवाइड की ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज, तो हमारे पास अब की बार जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चंस थे कुछ, इसमें से आपने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो जो लास्ट में कराया था, उसके बाद एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके से देखिए आपने क्वेश्चंस को करना था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपसे मैक्सिमम जो है वो पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में कवर करते हैं इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।